जनरल ज़िया के भारत के इस दौरे के बाद भी पाकिस्तान को यही खबरें मिलती रहीं कि अभी भी इंडिया अपने 23 मार्च वाले हमले की तैयारी में जता हुआ है। जनरल ज़िया समझ गए थे कि इंडिया को अब इस धमकी से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और इसलिए अब जरूरत है कि किसी और तरीके से इंडिया को रोका जाए और फिर वो हल निकाल लिया गया। इस बार इस प्लान को सरअंजाम देने के लिए अब्दुल कदीर खान का इंतखाब किया गया। जनरल ज़िया के कहने पर अब्दुल कदीर खान ने द मुस्लिम नामी अखबार के एडिटर मुशाहिद हुसैन से राब्ता किया। मुशाहिद हुसैन से कहा गया कि इंडिया को एक खुला पैगाम भिजवाना है और इसके लिए एक इंडियन सहाफी को पाकिस्तान बुलाया जाए। मुशाहिद हुसैन ने फौरन अपने दोस्त इंडियन सहाफी कुलदीप नैयर को फोन किया और बताया कि उनके लिए एक बड़े इंटरव्यू का मौका है। इस इंटरव्यू के लिए एक दिन के अंदर अंदर कुलदीप नैयर को पाकिस्तान का वीजा इशू किया गया और पाकिस्तान के लिए टिकट भेज दिया गया। जब नैयर पाकिस्तान पहुंचे तो उसके बाद मुशाहिद हुसैन ने उन्हें बताया कि नैयर अब्दुल कदीर खान से मिलेंगे। कुलदीप नैयर को अब्दुल कदीर खान से मुलाकात के लिए उनके घर लेकर जाया गया। मुलाकात के शुरू में अब्दुल कदीर खान ने कुलदीप से कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा मद्दाह हूं और आपके सारे कॉलम पढ़ता हूं। इस इंटरव्यू के दौरान कुलदीप ने चालाकी से खबर निकलवाने के लिए अब्दुल कदीर खान को उकसाते हुए कहा कि पाकिस्तान आने से पहले उनकी मुलाकात इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के आला तरीन साइंसदान डॉक्टर राजा रमाना से हुई थी। नैयर ने कहा कि इस मुलाकात में डॉक्टर रमाना ने उन्हें बताया है कि अब्दुल कदीर खान एक फ्रॉड है और इसके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। ये सुनना था कि अब्दुल कदीर खान एकदम आग बगौला हो गए और गुस्से में दांत पसीजते हुए कुलदीप को जवाब दिया कि हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम भी है और बॉम्ब को चलाने के लिए बॉम्ब का डिजाइन और मिसाइल भी तैयार पड़ा है और अगर ये जंग हुई तो आप खुद देखेंगे कि ये एक न्यूक्लियर जंग होगी। कुलदीप नैयर अब्दुल कदीर खान की ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि कैसे चालाकी से मैंने अब्दुल कदीर खान की जज्बाती तबीयत का फायदा उठाकर उनसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज उगलवा लिया है। मगर कुलदीप को यह अंदाजा नहीं हुआ कि पाकिस्तान असल में खुद ये पैगाम इंडियन अवाम तक पहुंचाना चाहता था और अब्दुल कदीर खान ने जानबूझकर गुस्सा होने की सिर्फ एक्टिंग की थी। अब्दुल कदीर खान से मुलाकात के बाद नैयर वापस इंडिया गए और यह खबर शाया करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऑपरेशन ब्रास टैग की अवामी सपोर्ट के लिए उनको भारतीय हुकूमत की तरफ से ये खबर शाया करने की इजाजत नहीं मिली। फिर ना चाहते हुए भी नैयर ने ये इंटरव्यू बरतानिया में अपने दोस्त शायाम भाटिया को भेज दिया। शायाम भाटिया लंदन में द ऑब्जर्वर नामी एक अखबार के सहाफी थे और फिर 1 मार्च 1987 को द ऑब्जर्वर अखबार के मेन सफ़े पर ये सुर्खी शाया हुई, पाकिस्तान हैज द ए बॉम्ब। इस खबर के शाया होते ही एक बार फिर पाकिस्तान और अमेरिका के सरकारी दफातर में फोन की घंटियां बजने लगी। खास तौर पर अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन इस खबर पर बहुत नाला थे और उनको तो अपनी हुकूमत अब गिरती नजर आ रही थी। मगर यहाँ पाकिस्तान में जनरल ज़िया ने पाकिस्तान और इंडिया को एक न्यूक्लियर जंग से बचाने के लिए ये बाजी खेली थी। इस खबर पर दुनिया की सारी ताकतों को अंदाजा हो गया कि अगर ये जंग छिड़ी तो ये एक न्यूक्लियर जंग की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। जनरल ज़िया की ये चाल भी कारआमद रही और इस इंटरव्यू की वजह से पूरी आलमी कुव्वतों ने इंडिया पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि वो अपनी जंगी मशकें खत्म कर दे और इसी दबाव में इंडिया ने आखिरकार पाकिस्तानी बॉर्डर से अपनी फौज दोबारा पीछे बुलाना शुरू कर दी। जनरल ज़िया ने बड़ी चालाकी और कामयाबी से इंडियन ऑपरेशन ब्रास टैग नाकाम बना दिया था और राजीव गांधी अब इसकी वजह से बेहद ज़िश थे। इंडियन हुकूमत में भी राजीव गांधी के खिलाफ बातें होना शुरू हो गई कि शायद वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। खैर, पाकिस्तान में उस साल हमारी 23 मार्च की परेड मामूल के मुताबिक हुई। जावेद इस जहाज को पायलट कर रहे हैं F-16 को। इंडिया का पाकिस्तान के साथ जंग का ऑपरेशन ब्रास टैग तो जनरल ज़िया की कामयाब चाल से टल गया, मगर अब मसला था पूरी दुनिया को संभालना। इसलिए हमारे बॉर्डर से इंडियन फौज वापस जाने के बाद जैसे ही जंग का खतरा टला तो पाकिस्तानी हुकूमत ने अपना ऑफिशियल बयान जारी कर दिया, जिसमें दोबारा यही मौक़िफ़ अपनाया गया कि पाकिस्तान के पास कोई बॉम्ब नहीं है। न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने जर्नलिस्ट के जरिए अब्दुल कदीर खान के और इंटरव्यू शाया करवाए, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कुलदीप
संदीप नैयर को दिए गए इंटरव्यू में ऐसी कोई बात नहीं की थी। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ये खबर तो इसराइल की एक साजिश थी। उन्होंने कहा कि द ऑब्जर्वर अखबार के एडिटर डोनाल्ड ट्रेफर्ड तो इसराइली फंडेड है और ये जाली खबर उन्होंने इसराइल के कहने पर शाया की थी। खैर, इस खबर के बाद रीगन इंतजामिया पर अमेरिका में बेहद तनकीद शुरू हो गई और इसलिए उन्होंने जनरल ज़िया से भी अपने गुस्से का इजहार किया। जनरल ज़िया ने इसके बाद अमेरिका को मनाने के लिए ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये इंटरव्यू उनसे पूछे बगैर दिया गया था। यहाँ तक कि अमेरिका को दिखाने के लिए ज़िया ने ये बयान दिया कि उन्होंने इस इंटरव्यू की वजह से नाराज होकर अब्दुल कदीर खान से खान रिसर्च लेबोरेटरीज की काफी पावर्स भी ले ली हैं। साथ ही अमेरिका को दिखाने के लिए मुशाहिद हुसैन को भी द मुस्लिम अखबार से निकलवा दिया गया। मगर इस सब के बावजूद भी अमेरिका से हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बयान आते जा रहे थे। जनरल ज़िया पर बेइंतहा बैनुल अक़वामी दबाव था और इसी दबाव का फायदा उठाते हुए जंजुआ ने जनरल ज़िया की नापसंदीदगी के बावजूद जनरल मिर्जा असलम बेग को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी तैनात करवा दिया। जनरल ज़िया अब तक बैरूनी और अंदरूनी दबाव की वजह से जिच आ गए थे। इस सब के दरमियान अमरीकी दबाव को संभालने के लिए जनरल ज़िया का एक सख्त बयान आया कि अमेरिका को बाकी दुनिया के न्यूक्लियर प्रोग्रामों से तो कोई मसला नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ ऐसा मुनाफिकाना सलूक क्यों? जनरल ज़िया का ये बयान मैं आपके साथ यहाँ पर इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये पहली दफ़ा था जब जनरल ज़िया ने अमेरिका के साथ तल्ख कलामी की थी और इस बयान से पहले रीगन इंतज़ामिया ने जनरल ज़िया का ये सख्त रवैया नहीं देखा था। खैर, अब आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको 1987 में न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से हुए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऑपरेशन ब्रास टैक्स के बारे में बताया था। मगर अब आते हैं इसी साल के दौरान हुए अमेरिका में एक अहम वाक़े की तरफ, जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरे में पड़ गया। ये एंट्री है जी इस कहानी के एक अहम किरदार रिचर्ड बार्लो की। बार्लो का यहाँ पर बैकग्राउंड बताना जरूरी है। रिचर्ड बार्लो न्यूयॉर्क के दो सर्जन्स के बेटे थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की थी। अपनी यूनिवर्सिटी में उन्होंने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पर थीसिस लिखा था जिसे वाशिंगटन में काफी सराहा गया था और उसके बाद उन्हें अमेरिका की आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट एजेंसी में इंटर्नशिप दे दी गई थी। ये 1961 की बात है और इस एजेंसी में उन्हें पाकिस्तान से मुतल्लिक इंटेलिजेंस जमा करने का काम दिया गया था। उसके बाद उन्हें कोई जॉब नहीं दी गई और वो छोटी मोटी नौकरियां करते रहे। 1983 में बार्लो की शादी सिंडी नामी एक खातून से हुई और फिर 1984 को उन्हें एक फोन आया, जिसके बाद 1985 में उन्हें CIA में नौकरी दे दी गई। CIA ने उनकी काबिलियत देखते हुए उन्हें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एनालिस्ट बना दिया। एनालिस्ट बनने के फौरन बाद उन्होंने CIA में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक रिपोर्ट तहरीर की जिसमें उन्होंने साफ साफ नतीजा अखज़ किया कि पाकिस्तान तो हमें यही कह रहा है कि वो 5% से ज्यादा यूरेनियम एनरिच नहीं कर रहा, मगर असल में पाकिस्तान बहुत तेजी से न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। ये रिपोर्ट रिचर्ड ने 1985 में अपने CIA डायरेक्टर को दी और उसे पूरा यकीन था कि इससे उसके डायरेक्टर बहुत खुश होंगे। Throughout Western Europe, to some degree in the Middle East, they had people all over the place. And involved a number of businessmen, friends of A.Q. Khan's from his days in Holland and Germany, and many, many others. You know, they would purchase things using false end users, multiple transshipment points to disguise the fact of the ultimate destination being Pakistan. मगर चूंकि रिचर्ड बार्लो CIA में अभी नए थे, इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि फिलहाल CIA तो खुद अमेरिका में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को छुपाने में लगी हुई है। उनके डायरेक्टर ने रिपोर्ट पढ़कर साइड पे रख दी और बार्लो को ऑर्डर दिया कि ये रिपोर्ट फाड़ दो और किसी को भी ये रिपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए। खैर, इस तरह बार्लो की ये रिपोर्ट तो जाया होगी, मगर अब बार्लो को ये तशवीश हो गई कि आखिरकार ये रिपोर्ट क्यों नहीं शाया होनी दी जा रही और इसी तशवीश की बिना पर रिचर्ड बार्लो ने अपने सुपरवाइजरों से छुपकर पाकिस्तान की हर नकलो हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी। यहां तक कि उन्होंने कुछ खबरें तो अखबारों तक भी पहुंचाई। इसी सब के दौरान दिसंबर 1986 में उन्हें एक खबर मिली। खबर ये थी कि अरशद परवेज नामी एक कनेडियन पाकिस्तानी ने न्यूक्लियर पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी कारपेंटर टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन से राब्ता किया है और 25 टन मार्जरीन स्टील का ऑर्डर दिया है। उस कंपनी के सेल्स मैनेजर एल्बर्ट टॉमले ने ये बात डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी तक पहुंचाई थी, जहां से ये खबर रिचर्ड बार्लो तक पहुंची थी। ये स्टील उस वक्त सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता था।
something had to be done. And so we took certain steps. What we were dealing with at this point was violations of U.S. criminal law, as opposed to the con network's activities overseas. I learned that Archie Pervez was attempting to purchase 25 metric tons of something called 350 grade Malaysian steel. Malaysian steel is an export-controlled, ultra-strong steel, which has very, very limited uses. The reason it's controlled primarily is that it's used to make rotors for gas centrifuges to enrich uranium. पता चलने के फौरन बाद रिचर्ड बार्लो ने फौरन जॉन न्यू नामी एक कस्टम एजेंट को अपने साथ मिलाया। जॉन न्यू ने सेल्समैन बन के अरशद से बात करना शुरू कर दी और इनकी काफी मीटिंग्स भी हुई। परवेज ने अमेरिका में कस्टम्स को यही बताया कि ये स्टील उनके एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन पार्टनर इनामुल हक ने मंगवाया है। उन्होंने कहा कि इनाम इस स्टील को एसी बनाने की फैक्ट्री में इस्तेमाल करना चाहता है। बार्लो को पता चला कि परवेज ने इस ऑर्डर के अलावा $2 मिलियन की 11 और शिपमेंट्स भी पाकिस्तान भिजवाई हैं। CIA के मुताबिक इन शिपमेंट्स में न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाली बेरिलियम की धात खरीद कर पाकिस्तान भेजी गई थी। आपको याद दिलाता जाऊं, बेरिलियम वो धात है जो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होती है। इस धात को इस्तेमाल करके पाकिस्तान ऐसे छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता था जिन्हें किसी भी जहाज से गिराया जा सके। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और बराह करम बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगली किस्त आते ही आपको नोटिफिकेशन पहुंचा दी जाए।